तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान संसाधन में विकास। ठीक है, पहला चैप्टर जो आपका संसाधन से है, ये आपका क्लास 8 का पहला चैप्टर है। ठीक है, क्लास 8 के भूगोल का पहला चैप्टर ये आपको है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। क्या है तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है? ठीक है, पेटेंट क्या होता है? तो ध्यान में, किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार को पेटेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, देखिए, पेटेंट किसी से तात्पर्य विचार किसी का विचार अथवा आविष्कार आविष्कार का का एकमात्र एक अधिकार है। इसका संकेत आर होता है। पेटेंट का संकेत क्या होता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आर क्या होता है? आर होता है। और ठीक है, इसमें देखेंगे कई तरह से मतलब कलात्मक पूंजी होते हैं। जैसे कि बात करेंगे, किताबें होती है, लेख या चित्र हो गया आदि पर एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट किया जाता है। इसको मतलब क्या करते हैं? सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सी से चाहिए। कॉपीराइट को, कलात्मक पूंजी जो होता है उसको सी से इंडिकेट करते हैं। व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है। ट्रेडमार्क को क्या होता है? टीएम होता है। क्या होता है? ट्रेडमार्क को टीएम होता है। तो कॉपीराइट को आर से, कलात्मक पूंजी में जिसमें किताबें आते हैं, लेख चित्र आते हैं, ठीक है, गाने वगैरह सब कुछ आते हैं, मूवी वगैरह सब देखते हैं, उसको सी से। और ठीक है, हम व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को मतलब कि ट्रेडमार्क से, टीएम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नीचे दिए गए कथनों में से, ठीक है, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय, ठीक है, विकास को परिभाषित करता है? सी तो वाला। ध्यान में रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो नीचे देखे कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषीय पोषणीय विकास को परिभाषित करता है? तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने में आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना इस सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी को भी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। ठीक है, संसाधनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होनी उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें संभाव्य संसाधना कहते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहुत स्टेटमेंट क्या है? सही है। देखिए, वास्तविक संसाधन वो होता है जिनके बारे में हमको जानकारी है। और संसाधन तब तक संसाधन नहीं बन जाता जब तक हम उसको निकाल के उपयोग न करना शुरू कर दे। संसाधन कभी भी निकालने से पहले उसका खर्च वगैरह भी जाना जाता है। भारत में बहुत ऐसा संसाधन है जिसको सरकार उसको टच भी नहीं करती। जैसे मान लीजिए 500 करोड़ का सोना जो है, 500 करोड़ का सोना जो इस जमीन के अंदर है, सरकार जानती है यहाँ पे ये इतना सोना है, लेकिन उसे निकालने में खर्च अगर 550 करोड़ का रुपया का अगर हो जाएगा तो सरकार इस संसाधन को नहीं टच करेगी, क्योंकि उसकी कीमत कितना? 500 करोड़ है, खर्च हो रहा है निकालने में 550 करोड़। ठीक है, तो वो संसाधन तब तक कोई संसाधन नहीं है जब तक उसका सरकार निकाल के या फिर उसके संसाधन के तौर पे प्रयोग न किया जाए। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कोई बहुत कीमती वस्तु है आपके घर में ही रखा हुआ है, लेकिन आपके उपयोग का वो नहीं है, तो वो आपके लिए संसाधन नहीं है। समझ गए ना? जैसे बहुत लोगों के पास लैपटॉप वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ चलाना ही नहीं आता है, तो वो उनके किसी काम का नहीं है, तो वो संसाधन में नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है कौन लोग किसका प्रयोग करे, वो भी मैटर करता है। तो देखेंगे उदाहरण के लिए, रूर प्रदेश का कोयला, पश्चिम एशिया का खनिज का तेल, ये सब वास्तविक संसाधन के इनके बारे में जानकारी है। संभाव्य संसाधन की मात्रा ज्ञात नहीं होती, किंतु इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा अजैव संसाधन है? अजैव संसाधन में मृदा आएंगे, ठीक है, चट्टान। चट्टान आएगा, खनिज आएगा। ठीक है, वृक्ष नहीं आता। वृक्ष किस में आता है? जैव में संसाधन में आता है, क्योंकि वृक्ष क्या? सजीव है। जो सजीव जो होगा वो सबके सब जैव मृदा। संसाधन में आएंगे। अजैव संसाधन देखिए, दो तरह के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं। एक होता है जैव होता है, दूसरा क्या होता है? अजैव होता है। ठीक है, और ठीक है, सबके सब प्राकृतिक। जैव में क्या आ जाएंगे? सजीव वस्तु आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्राकृतिक तो होता है लेकिन निर्जीव होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप बोलेंगे पशु कौन सा संसाधन है? पशु किस में आएगा? जैव में आएगा क्या अजैव में आएगा? जैब में। ठीक है, जैव तब में। पशु क्या हो जाएगा? इसमें जैव में आ जाएगा। ठीक है, पशु का मलमूत्र किस में आ जाएगा? तो अजैव में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
सबके सब हम्म। संसाधन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है, जैसे मृदा, चट्टान, खनिज आदि। वही अजैव संसाधन की बात करें, सजीव होते हैं, जैसे कि पौधे एवं पशु, पंछी जो होते हैं, ये सबके सब जैव है, ठीक है। इसी तरह संसाधन से जैव अजैव से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये प्राकृतिक हो गया। उसके बाद करें कृत्रिम, जो कि मानव निर्मित होता है, ठीक है। तो हम्म। कृत्रिम में भी, मानव निर्मित में बहुत सारा संसाधन है। आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो भी संसाधन है, हम्म। जैसे ईयरफोन कान में लगा है वो भी संसाधन है। संसाधन कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी रूप में आपको क्या करेगा, तो आपको मदद ही करेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और संसाधन से प्रश्न पूछे जाते रहे, हमेशा पूछे जाते हैं संसाधन से प्रश्न, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया, कैसे जैव बनाते हैं। जो इसका जैव रिपोर्ट। संसाधन होगा उसका कुछ रूप अजैव भी हो सकता है। जैसे पशु का मलमूत्र हो गया, वो भी एक हम्म। संसाधन है जिसका हम कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, तो वो अजैव में आ जाएंगे। लेकिन हम्म। जीवित पशु की बात करेंगे, ठीक है, जैव। मनुष्य खुद भी एक हाँ। बहुत बड़ा संसाधन है, ठीक है। मनुष्य खुद भी एक बहुत बड़ा क्या है, संसाधन है, ठीक है। इसीलिए जब हमारा जब मिनिस्ट्री जब बना शिक्षा मंत्रालय, तो उसका नाम रखा गया ह्यूमन, मानव एचआरडी मिनिस्टर रखा गया, क्या रखा गया, संसाधन एचआरडी रखा गया, मंत्रालय। ठीक है, मानव हाँ। संसाधन रखा गया, ठीक हम्म। है। तो मनुष्य खुद ही एक बहुत बड़ा संसाधन है, सबसे बड़ा संसाधन है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद क्या है, ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं, ठीक है। तो मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, ठीक है, ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है। अपक्षय की प्रक्रिया क्या होता है, कहीं से कोई मतलब ना। आंधी उठा, आंधी उठा तो देखिएगा, आंधी उठता है तो एक जगह से मृदा को उठाता है, दूसरे जगह पे जाके डाल देता है, और ये प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, 500 हजार वर्ष भी लग सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्मजीव ह्यूमस का निर्माण करते हैं। मृदा का जो सबसे ऊपरी वाला जो भूमि जो होता है, उसको ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। आप कहीं बगीचा में जाएंगे तो देखिएगा ऊपरी वाला जो मिट्टी जो होगा ना, उसका रंग बदल जाता है। रीजन क्या होता है, पेड़ पौधे से जो फल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, बारिश के समय सड़ जाते हैं, सड़ जाने के बाद ना ऊपरी वाला मृदा में क्या होता है, मिल जाता है, भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी, ठीक है। बगीचा वगैरह में जाएंगे तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस जो होता है ना, क्या होता है, बहुत अधिक उपजाऊ होता है, इसलिए मृदा का सबसे ज्यादा उपजाऊ हिस्सा जो होता है, ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारकों से होता है, ठीक है। सबसे पहले जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई का निर्भर करती है। मैंने बोला ना, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई क्या होगी, टाइम टाइम के हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। हो सकता है 400 वर्ष हो, ठीक है, 500 वर्ष हो, बहुत मैटर करता है, ठीक है। काफी लंबा समय लगता है, उसके बाद मृदा की मोटाई मतलब बढ़ती है, क्योंकि बहुत ही धीमे चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ऊंचा वक्ष, ठीक है, तुंगता और ढाल मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई नहीं निर्भर करती है, बल्कि क्या करती है, समय करती है, समय और ठीक है, याद रखेंगे, ठीक तापमान। है। देखेंगे वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्मजीव मृदा के ह्यूमस के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ऊंचा वक्ष, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। संचय के जनक स्थल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा एवं पारगम्यता को निर्धारित करते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो उसको बोलते हैं वेदिका फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको वेदिका फॉर्म कहा जाता है। तीव्र ढालों वाली सतह पर यदि वेदिका फॉर्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है, तब मृदा अपरदन सबसे मतलब क्या होता है, तो सबसे मतलब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, तो इसको बोलते हैं समुच्च रेखीय जुताई। इसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसका और भी एक नाम होगा, इसको रक्षक मेखला विधि भी कहते हैं। सॉरी ये सॉरी, सीढ़ी वाला रक्षक मेखला बनाते विधि हैं, दूसरा होता है, ठीक है। सीढ़ी सीढ़ी समुच, वाला स्टेप फार्मिंग। क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, ना। पहाड़ी ढालों पे अगर बात करेंगे तो अपरदन रोकने के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त चीज है, तो इसको क्या बोलते हैं, समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। क्या होता है, तो पहाड़ी समय। ढालों पे समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पे समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई, ठीक है, ढाल के नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है।
जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ताकि मृदा आवरण को बनाया जा सके। इस विधि को रक्षक मेखला विधि कहते हैं। कहाँ पे? तो तटीय और तटीय। मतलब शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने अच्छा। के लिए क्या लगाया जाता है उसमें? वृक्षों को कतार में लगाते हैं। ठीक है, तो कौन सा विधि कहते हैं? रक्षक मेखला विधि करते हैं। कहाँ पे? तटीय और शुष्क प्रदेश में। जबकि पहाड़ों पे बात करेंगे तो पहाड़ों पे मृदा का ऑस्ट्रेलिया। अपरदन रोकने के लिए समोच्च जुताई। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। गीदों के लुप्त प्राय होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो देखेंगे, एक दवा दी जाती है। ठीक है, एक दवा दी कैलिफोर्निया। जाती है मवेशी को। अच्छा। इसको बोलते हैं डिक, ये कई बार पूछा है, डिक्लोफेनेनिक एस्पिरिन जैसी पिरकनाशी दवा। जब जब गाय वगैरह जब इसमें प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनके मतलब क्या होता है ना, उनके मतलब पेन को रोकने के लिए, ठीक है, मवेशी पशुओं के उपचार में मतलब इस दवा का प्रयोग किया जाता है। गिद्ध को पर्यावरण का रक्षक मित्र कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लीनर की कुछ कहते हैं ना इनको। पर्यावरण को साफ करने की जिम्मेवारी जो होती है गिद्ध की होती है। हाँ। मतलब जो भी पशु पंछी जो भी मरते हैं, सब मतलब क्या करते हैं, पर्यावरण में दुर्गंध फैलाते हैं, तो गिद्ध वगैरह जो भी वेलचर वगैरह जो होता है ना, उसको हाँ क्या जी। करता है, उसको खा के उसको समाप्त करता है। तो एक्चुअली में जो पशु को जो दवा जो दिया जाता है ना, डिक्लोफेनेक दवा जो दिया जाता है, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन ध्यान में रखिएगा, पीरानाशी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये दवा जो उनके शरीर में होता है, तो वो गिद्ध भी के बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु होती है। भारत सरकार ने गिद्ध प्रजनन के लिए बहुत अधिक कोशिश की है। आप जाएंगे तो एक जगह है महाराजगंज। यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। महाराजगंज, यहाँ पे गिद्ध प्रजनन केंद्र यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो भारत सरकार, अगर गिद्ध अगर हमारे वातावरण से पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, तो वातावरण बहुत जगह दुर्गंध वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, देखिए, जितने पशुपालक लोग जो होते हैं ना, सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर, मिडिल क्लास में नहीं, नीचे के फैमिली से बिलोंग करते थे। पशु का मरना ही उनके लिए बहुत अधिक नुकसानदायी होता है। उसके बाद पशु को दफनाना एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी हेडक होता है। तो वो लोग क्या करते, खुला में ही छोड़ के चले जाते, फेंक देते कहीं पे। तो काफी वातावरण के लिए नुकसानदायी हो सकता है। तो ये क्या करता है, गिद्ध जो क्या करता है, ये क्या करता है, खा उसको लेता है। समाप्त करके वातावरण को साफ रखता है। गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है, इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर वो प्राणी पर्यावरण के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट की बात करें, कोबरा का प्रजनन करती है। कोबरा कितना खतरनाक होता है, सरकार इसके भी हाँ प्रजनन की जी। बढ़ावा देती है। क्योंकि वातावरण में जो भी चीज है, अगर उनकी संख्या में अगर स्वतः अगर कमी पाई जाती है, तो एक तरह से मतलब क्या होगा, लूपहोल्स क्रिएट हानिकारक हो है। जाएगा। ठीक है, एक बार मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। ठीक है, माओ की सरकार बनी। ठीक है, माओ की सरकार बनी 1948 में कम्युनिस्ट चाइना में। ठीक है, तो उस समय कम्युनिस्ट चाइना की जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रोथ किया। ठीक है, तो जिसमें से अनाज की बहुत अधिक कमी देखने को मिलती है। तो पता चला से क्यों अनाज नहीं हो रहा है, तो पता चला से एक बहुत बड़ी अनाज की संख्या जो है ना, सो गौरैया जो होता है खा जाता है। गौरैया खा जाता है, जो कि अनाज का लगभग 20% भाग जो होता है गौरैया को खा जाता है। माओ ने देखा से मतलब 20% चीज तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ये तो गौरैया अगर अगर खा जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी जनसंख्या का भोजन खा जा रहा है। माओ ने क्या किया, ठीक है, पूरे गौरैया को मारने का मतलब आदेश दे दिया। एक एक चुन कर, मतलब एक एक चुन कर गौरैया को मारा गया। जो लोगों ने सबसे ज्यादा गौरैया को मारा, उसको इनाम तक दिया गया, प्राइज तक दिया गया। ठीक है, चीन के एक एक गौरैया को, आखिरी गौरैया तक को मार दिया गया। ठीक है, पूरे वातावरण से गौरैया साफ। अब जब, ठीक है, अब जब फसल जब हुआ, तो पता चला पूरे फसल में मतलब क्या लगे, कीड़े लग गए। पहले ऐसा नहीं होता था, बाद में पता चला एक गौरैया जो, उसको जो वो किया गया, उसका क्या बोलते हैं, सर्जरी जब किया गया, पता चला सब भोजन का तो कम हिस्सा गौरैया के पेट में था, लेकिन कीड़े का हिस्सा ज्यादा था। मतलब वातावरण में जो जो अनाज को जो खराब करने वाले जो कीड़े जो होते थे, उसको भी वो खाता था। लेकिन अब पूरे मतलब चीन में ही गौरैया की संख्या नहीं थी। 2 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा मतलब इंटरनेट पे उपलब्ध है, गूगल भी आप लोग कर सकते हैं, मैं भेज दूंगा वीडियो। आप लोग देखें, 2 करोड़ लोग चीन में मारे गए भूख के द्वारा, एक सनक भरी योजना की वजह से। ठीक है, विदाउट प्लान किया वाला। उसके बाद मतलब पूरे वातावरण में कीड़ा था, फसल हो ही नहीं रहा था, सारा फसल मतलब खराब हो जा रहा था। बाद में सरकार ने बोला सब क्या किया जाए, तो जापान से बहुत बड़ी संख्या में मतलब क्या किया गया, गौरैया को लाकर मतलब चीन में छोड़ा गया। उसके प्रजनन पे फिर से मतलब ध्यान दिया गया। उसके बाद मतलब फिर से वहाँ पे स्थिति मतलब क्या हुई, पहले जैसी मतलब स्वतः हो पाई। ठीक है, तो वातावरण का एक एक चीज, ठीक है, हमारे लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। सांप भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वह मतलब क्या करता है, भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है, चूहा जो समाप्त कर देता है, उसको खाकर वह वातावरण को कंट्रोल करने लगता है।
रेगिस्तान बनने के पीछे भी मतलब एक बहुत बड़ा का रीजन ये माना जाता है, ठीक है, इसे बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है, हिंसक जानवरों की मतलब क्या किया उस समय के लोगों ने हत्या कर दी। जब हिंसक जानवरों की जब हत्या कर देंगे तो जाहिर सी बात है शाकाहारी जानवर का संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हिंसक जानवर अच्छा। क्या करता है, हिंसक जानवर क्या करता है, जो शाकाहारी जानवर जो होते हैं उनका मतलब क्या करता है, भोजन खाने के रूप में प्रयोग करता है ना। जब हिंसक में। जानवरों की संख्या मार दी गई, बाघ को मार दिया गया, शेर को मार दिया, तो उनका जैसे मतलब शाकाहारी जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा मतलब बढ़ गई। और जब शाकाहारी जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, हमारा जो मतलब जो भी ऑर्डर। ग्रीनरी वाला क्षेत्र जो था, साग सब्जी था, जो भी पेड़ पौधा था, सबको वो लोग चट कर गए, प्लांट्स खत्म हुआ, बारिश नहीं हुआ, वो क्षेत्र मतलब क्या हो गया, तो रेगिस्तान में तब्दील हो गया। ठीक है, ये भी एक रीजन माना जाता है। तो वातावरण को संतुलन करने के लिए बहुत अधिक मैटर होता है, इन सब चीजों का ध्यान में रखा जाए, जो कि गवर्नमेंट इन सब चीजों को समझती है और ध्यान में रखती है। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग। हाँ, तो पर्यावरण का सौदा कहा जाता है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोरफेनिक एस्पिरिन अथवा, ठीक है, एक और भी दवा है, ठीक है, इबुप्रोफेन जैसी पिलकनाशी दवा से किया जाता है। गिद्धों द्वारा अपमार्जक से उनकी किडनी खराब हो जाती है तथा वो मर जाते हैं। आप देखेंगे वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों का एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच में संबंध को प्रदर्शित करने के लिए इरादे से बनाया बायोस्फीयर गया है। क्या बोलते हैं इनको, है क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व। बोलते हैं, जैव जैव अभ्यारण्य बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको। इनकी बात करेंगे कुछ जैव मंडल संचय बोलते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच में संबंध को संदर्भित करने के इरादे से बनाया गया। ठीक है, संरक्षण भी होगा बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, और विकास भी होगा, ठीक है, दोनों काम होगा। भारत में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पर उनका संरक्षण भी किया जाता है और उनका विकास भी किया जाता है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता और रक्षा के लिए निर्धारित किए जाने वाले पारिस्थितिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उसको राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था। ये हनी। कॉर्बेट। जिम है। कॉर्बेट। कॉर्बेट है, ठीक है, कब बनाया गया था कॉर्बेट। 36 में। 1936। 1936। इसका नाम था हेली था, ठीक है। बाद में हेली। इसका नाम जिम हेली कॉर्बेट माना नेशनल गया, जो कि पार्क बहुत में। बड़े बाघ के शिकारी थे। ठीक है, जिम कॉर्बेट बहुत बड़े शिकारी थे। ठीक है, एक बाघ को मारने के लिए उनको स्पेशली उत्तराखंड में बुलाया गया, जो कि बहुत ही नरभक्षी बन चुका था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मारा था। बाद में उस बाघ को तो मार तो देते, लेकिन बाद में पता चलता है सो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो बाद में देखा जाता, जब उसको रिसर्च किया जाता, तो वो नरभक्षी बनने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, उसको पैर में कुछ चुभ गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उसको पेन करता था और शिकार नहीं कर पाती थी। इस वजह से वो अपना आसान शिकार जो बनता था ना, उसको शिकार बना लेती थी। तो ये घटना उनको इतना ज्यादा उनको इफेक्ट करता है, तो जो व्यक्ति अपने जीवन में कईयों बाघों को मारा था, 60 से 70 बाघ को मारा, तो वो बाघों का सबसे बड़ा संरक्षक बन जाता है। अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाती है, बुद्ध के अशोक के बाद अशोक ने जो मतलब क्या कहते हैं बौद्ध धर्म को अपनाया था, हिंसा को त्याग दिया था, उससे कम बड़ी घटना नहीं है। जो व्यक्ति इतना बड़ा हिंसक था, स्पेशली बुलाया जाता था उनको बाघ के मारने के लिए, व्यक्ति बाघ का सबसे बड़ा मतलब रक्षक बन गया। ठीक है, वैसे थे जिम कॉर्बेट, ब्रिटिश अधिकारी थे, ध्यान में रखिएगा। इन सब चीजों का मतलब लिए वो जाने जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए उनको बाघ को मारने के लिए स्पेशली बुलाया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, चमोली जिला था आई थिंक। और उसके बाद इन्हीं के नाम से जब भारत हुआ, तो इसके बाद 1936 में कॉर्बेट जो था, सॉरी, हेली हेली नेशनल समकुंज, हेली करके कुछ नाम था, बाद में इसका रखा गया, जिम कॉर्बेट रखा गया। इसके अंदर से एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा। वर्तमान स्वरूप में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, ठीक है, नदी के नाम पे। अब चलेंगे संकटग्रस्त, ठीक है, वन्य प्राणी जात और वनस्पति वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में, ठीक है, यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों का अवैध व्यापार को प्रतिबंधित किया गया। तो दोनों को दोनों सही है। ठीक है, ध्यान रखें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था 90 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 73। 1972 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण को लेकर बोलेगा तो 1986 में बोलेगा। ठीक है, तो दोनों का इंपॉर्टेंट रखिएगा। इससे प्रश्न जो कभी कभी इसमें अनुसूची वगैरह पूछ देता है, एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, 72। परा ये वन्य जीव के लिए 72 में है और पर्यावरण के लिए 86 में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज
ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, एक शब्द होता है फौना होता है, एक होता है फ्लोरा फ्लावर होता है। फौना का मतलब क्या होता है, जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव को बोलते हैं फौना। अब फ्लोरा को बोलते क्या बोलते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? प्लांट्स ठीक है, को। प्लांट्स को बोला जाता है। ठीक है, विभिन्न देशों के सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसमें पशु पंछी की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए ठीक है सभी पशु पक्षियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इनके जीवन को मतलब किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, अखिल खनिज और शक्ति संसाधन की बात करेंगे, इनसे भी प्रश्न आते हैं। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो परवेधन विधि। ठीक है, पेट्रोलियम की बात करेंगे या फिर प्राकृतिक गैस गैस की बात करेंगे तो धरातल के नीचे होते हैं। ठीक है, इनके खनन की किस विधि का इनका प्रयोग किया जाता है, कौन सा विधि बोलते हैं? प्रवेधन। कौन सा विधि बोलते हैं? प्रवेधन विधि बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या होता है ये विधि? तो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलती है? खनन कहलाती है। ठीक है, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वो पृष्ठीय पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे मतलब विपरीत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, गहन विधन जिन्हें क्या बोलते हैं? कूपक कहते हैं। अधिक गहराई के स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाया जाता है, इसे कूपनी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे परवेधन कहते हैं। ठीक है, सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के साथ आसानी से खोदकर निकाला जाए तो उसे आखनन कहते हैं। क्या? तो जिसको आसानी से निकाला जाए उसे आखनन, जिनको बहुत गहराई के अंदर से निकालते हैं उसको परवेधन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे धात्विक खनिज जो जिन सेलों में पाया जाता है वो सेल कौन सा? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिन सेलों में आग्नेय पाया का जाता है उनके ऊपर आग्नेय एवं कांतरित। ठीक है, ध्यान रखें, धात्विक खनिज जिन सेलों में पाया जाता है उसको आग्नेय एवं कांतरित कहते हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो वो खनिज है। ठीक है, संरचना के आधार पर खनिजों का मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धात्विक खनिज आग्नेय और कांतित सेल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण करते हैं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधात्विक खनिज अपसादी सेलों में पाए जाती है, बिल्कुल सही है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कांतित चट्टानों में पाया जाता है, नहीं। ठीक है, ये भी अपसादी में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो ये आपका केवल एक सही है। यहाँ पे देखेंगे मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अपसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों के नीचे दबे रहते हैं। अतः दो कथन की बात करें गलत है। उत्तरी स्वीडन में लॉ एश, ठीक है, ओंटेरियो में तांबा, निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, ब्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और कांतित सेलों में पाए जाने वाला खनिजों के उदाहरण है। निम्नलिखित में से काला सोना के नाम से किसे जानते हैं? तो पेट्रोलियम और इससे मतलब क्या बोलते हैं बने उत्पाद को काला सोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लैक गोल्ड, हालांकि कहीं कहीं कोयला भी आंसर इसका लेता है। ठीक है, कोल को भी बोलते हैं, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? ठीक है, देखिए गैर परंपरागत स्रोत जो भी होगा ना ऊर्जा का, ठीक है, सारे के सारे है। ठीक है, वो हमारे पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण से प्राकृतिक रूप में ये मतलब बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ज्वारीय ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, सारे के सारे डेवलपिंग फेज में है। परंपरागत स्रोत वैसे स्रोत होते हैं जिनको हम लोग वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं। कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, लकड़ी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद लकड़ी हो गया, जो भी होगा, कोयला तो मैं लिख ही दिया। ये सबके सब क्या परंपरागत स्रोत है। ठीक है, परंपरागत स्रोत होता है, लिमिट होता है, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। कोयला के ऊपर ही बोला जाता है 50 वर्ष के बाद कोयला समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद भाई कोयला कोयला के ऊपर अर्थव्यवस्था निर्भर है। बिजली किससे बनती है? कोयला से बनती है। सब कुछ कोयला से ही चलता है। तो उसकी जगह पे क्या हम लोग करेंगे? तो परमाणु ऊर्जा पर शिफ्ट हो सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा पे शिफ्ट हो सकते हैं, बायोगैस पे काम चल रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो सारे के सारे क्या है? गैर परंपरागत है, क्योंकि अभी डेवलपिंग फेज में या पृथ्वी में ये बहुत बड़े मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में ये मतलब क्या करते हैं? निकालते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी आदि, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस एवं भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
बात करेंगे क्या होता है यह निम्नलिखित में भारत की भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश हिमाचल में मिल जाएगा प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा जमीन इसमें नीचे देखिएगा पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है, कभी कभी यह तापमान भू ऊर्जा सतहों का गर्म जल के जल झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। अब हॉट राजगीर वाटर, वगैरह में जाएंगे तो गर्म झरना है तो कहाँ पे आता गरम है, कुंड, तो गरम मतलब कुंड से आता है। गर्म कुंड है, ठीक है, उसी वजह से आता है, ठीक है। बाद में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, मणिकरण और जम्मू कश्मीर के लद्दाख के पूर्वा घाटी में आपको देखने को मिलती है। तब जम्मू कश्मीर नहीं होगा, आप लद्दाख कर लीजिएगा। तो पूगा घाटी, ठीक है, मणिकरण, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पे क्या मिलता है भूतापीय ऊर्जा है, ठीक है। पूगा घाटी की बात करें लद्दाख में है, दोनों के दोनों जगह क्या है प्रसिद्ध है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। बायोगैस तंत्र में जैविक अपशिष्ट या बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है, बिल्कुल ठीक है। सही है। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन होता नहीं है, होता है, ठीक है, ध्यान केवल कार्बन एक सही है, डाइऑक्साइड ठीक है। होता क्या है। होता है तो बायोगैस में क्या होता है तो मीथेन प्लस क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन नहीं यस। होता है, ठीक है, बिल्कुल। आप चलेंगे आगे। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया, फ्रांस में, कहाँ पे किया गया, फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस ध्यान में में। रखेंगे। बिल्कुल। अब भारत में पेनाल्टी। अगर बात करें तो भारत में कच्छ के खाड़ी में विशाल ज्वारीय, ठीक है, मिल के क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत में कच्छ का रन आपको इसको ध्यान में रखेंगे। अब विश्व में सबसे नॉर्वे। पहले फ्रांस में स्थापित किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिजों की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन है खनिजों की विशेषता नहीं है, तो ये असामान्य असामान्य। होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये विशेषता नहीं है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी क्षेत्र या सेल समूहों में संकेंद्रित होते हैं। सभी जगह पर अगर बोलेंगे एक जैसा आपको खनिज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये असामान्य होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये विशेषता इनकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अबरक का प्रमुख उत्पादक नहीं है, ठीक है, तो कर्नाटक में नहीं बल्कि झारखंड में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश आंध्र में अबरक आपको प्रदेश। मिलता है, ठीक है। अबरक का प्रयोग बहुत सारी चीजों में किया जाता है, जैसे सिंपल है रंग बनाने में अबरक का प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैसे अबरक को पहचानेंगे, तो बालू का ढेर कभी देखेंगे, वो देखिएगा बालू का ढेर पे देखेंगे तो लाइट जब पड़ता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है, वो अबरक ही होता है, ठीक है। आप चलेंगे कृषि के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। मिलाइए, सेरीकल्चर किसे बोलते हैं, रेशम। सेरीकल्चर, रेशम रेशम पीसीकल्चर, का पालन। का से पालन, विटीकल्चर अंगूर। विटिकल्चर अंगूर, हॉर्टिकल्चर सब्जी हॉर्टिकल्चर फूल सब्जी कर और दिया, फूल। देखिए यहाँ पे, जैसे ठीक है, इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इसको बागवानी भी कहते हैं, ध्यान में हिंदी में अगर दिया रहेगा तो बागवानी कहा जाता है इसको, ठीक है। ट्रक फार्मिंग भी कहीं कहीं पे दिया रहता है, क्या दिया रहता है सब्जी वगैरह का जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। आगे चले। लेकिन जैविक कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया, ठीक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत कम होती है तथा इसके साथ ही कृषि की आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा में जैविक खाद अत्यधिक खरे उतरते, ठीक है। ये भी बात करेंगे फसलों के उत्पादन के लिए आनुवांशिक रूपांतरण, फसलों के उत्पादन के लिए आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया किया जाता। जाता है, ठीक है। ये गलत लग रहा नहीं है, ठीक है, किया। क्या आंसर इसका लिया, अभी तो जेनेटिकली ठीक है। मॉडिफिकेशन तो केवल 3 असत्य हैं, ठीक है, बाकी दोनों के दोनों ऊपर का कथन जो थे सही थे, ठीक है। जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और रासायनिक कीटनाशी की जगह पे प्राकृतिक कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फसलों को भारत सरकार इसके लिए की योजना लेकर आई है, ठीक है, तो करेंट से भी ठीक, कौन सा है, पीएम, कौन सा? पीएम परनाम पीएम योजना, कुसुम नहीं। अच्छा, वो पीएम परनाम, फर्टिलाइजर्स के लिए पीएम ना। परनाम, हाँ पीएम पे, इसमें क्या है हम्म, जैविक खाद का, ठीक है, रासायनिक खाद की जगह पे प्रयोग। जैविक खाद का प्रयोग करना है, ठीक है। पीएम पन्ना, कुसुम योजना भी ऐसा ही क्यों नहीं, कुसुम योजना तो बिजली उपलब्ध करवाना है ना खेत में, सोलर लाइट वाले से, हाँ हाँ ठीक है। सोलर सोलर लाइट। हाँ वाला। मतलब ना जो सिंचाई वगैरह जो होगी ना उसके लिए मतलब ना आपको क्या है जनरेटर वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, सोलर सोलर लाइट लाइट का का, प्रयोग हाँ। करना है, ठीक है, इसके लिए पीएम कुसुम योजना है। गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव इस प्रकार की कृषि धान मुख्य फसल खेती होती है। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक है। तो बात करेंगे सारे के सही सारे होगा। कथन सही है, ठीक है। सही ध्यान में रखें है। क्या होता है गहन निर्वाह कृषि में के संदर्भ में, निर्वाह इंटेंसिव। कृषि मतलब उसको कहते हैं जो कि मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए मतलब करता है, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। तो कृषि व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इस प्रकार की कृषि में धान मुख्य फसल है। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ठीक है। अगर पूछेगा तो ध्यान में रखेगा, ये जो गहन निर्वाह कृषि में कौन कौन आता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें कौन कौन आता है। तो चावल मुख्य फसल होती है। अन्य गेहूं, अन्य चावल, फसलों में, ठीक गेहूं, है, मक्का, गेहूं, दलहन, मक्का, दलहन, तिलहन। तिलहन, ये सब शामिल होती है। तिलहन गहन और निर्वाह इसमें कृषि, क्या डिफरेंस है सर? दलहन और तिलहन में क्या डिफरेंस है? ये नहीं पता आपको? दाल। दलहन से दाल बनता है, तिलहन से तेल बनता है। अच्छा, तिलहन तिलहन का तेल। मतलब तेल, ओके ओके। ऑयल, दलहन का मतलब दाल। ये सारे के सारे गहन निर्वाह कृषि में आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बाकी की जो आवश्यकता को पूरी करने के लिए मनुष्य जो होता है ना, कैश क्रॉप्स करता है। ठीक है, जिसके फसल को बेचकर अपने घर की आवश्यकता पूरा कर, जैसे उसको मेडिकल हो गया, एजुकेशनल हेल्प हो गया, ये सब करने के लिए क्या करता है, कैश क्रॉप्स यस का क्रॉप्स। उपयोग किया जाता है। ये मनुष्य अपना जिंदगी जीने के लिए, खाने पीने के लिए, ठीक है, मनुष्य को अन्न चाहिए ना, इसके लिए किया जाता है। इस फसल को क्या बोलते हैं, निर्वाह इंटेंसिव। कृषि। ठीक है, क्या बोलते हैं, निर्वाहन निर्वहन। कृषि। ठीक है, सघन या फिर निर्वहन। निर्वाह कृषि कहते हैं। हाँ, नीचे दिए कथनों पर फिर से विचार करना। आदिम निर्वाह कृषि में हस्तांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में हस्तांतरित कृषि प्रचलित है। क्या बताएंगे? दो, ये सही है। भारत के उत्तरी आदिम पूर्वी भागों निर्वहन। में हस्तांतरित कृषि प्रचलित है, केवल दो सही है। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि में, ठीक है, स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। ठीक है, तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित और मिश्रित कृषि नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, जहाँ पे लोग मतलब क्या करते हैं, एक जगह मतलब खेती नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ दिन एक जगह करते हैं, फिर जगह को बदल देते हैं, फिर दूसरे जगह पे जाते हैं। ठीक है, ऐसे मनुष्य जो होते हैं पशु चारण होते हैं, चलवासी होते हैं। ठीक है, आदि निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा वाले तथा जहाँ पे वनस्पति तीव्र पुनर्जन्म होता है, ऐसे क्षेत्र में की जाती है। बाद में एक प्रकार की कृषि उत्तरी पूर्वी भागों पर प्रचलित है, जहाँ साथ ही अमेजन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत बीजों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब जाकर राख को मृदा में मिलाया जाता है एवं मक्का, आलू, कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वो भूमि छोड़ दी जाती है और किसी के नए भूखंड पे मतलब चला जाता है। ठीक है, स्थानांतरण कृषि को कर्तन एवं दहन, स्लैश एंड बर्न के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में इसको किस नाम से जानते हैं? झूम खेती। झूम की खेती के नाम से जानते हैं। बहुत जगह पे इसको लदांग है, कहीं के भी अलग लडंग। अलग देशों में अलग अलग देशों में मिल्क। अलग अलग नाम से इनको जान मेलपा की कुछ भी बोलते हैं बहुत जगह पे। ठीक है, ब्राजील बहुत सारे मिल्क। देश में, श्रीलंका में किस नाम से जानते हैं, मलेशिया में किस नाम से जानते हैं, ऐसे प्रश्न भी से पूछते रहे। ठीक है, लेकिन सबका प्रोसेस यही होता है। अब यहाँ पे देखिए, झूमिंग की बात करेंगे, हो गया। पूर्व लदांग भारत। अभी जस्ट मैंने पूछा था, बताइए लदांग का क्या होगा? पानी का। लदांग की बात मिल्पा करेंगे तो मलेशिया। मिल्पा, मिल्पा मिल्पा कहाँ मलेशिया। पे होगा? मलेशिया। मेक्सिको, सॉरी, मलेशिया पे। मेक्सिको। मिल्पा मैक्सिको। मैक्सिको है। ठीक है, सी आंसर लिया है ना, बी का 3, बी का क्या है, 2। रोका ब्राजील। ठीक है, बी का 2। रोका कहाँ पे हो जाएगा? रोका किधर होगा? ब्राजील में हो ब्राजील जाएगा। में। लदांग कहाँ पे ब्राजील। होगा? मलेशिया में। ठीक है, ये सारे के सारे मतलब मलेशिया। क्या है, इसके नाम भले ही अलग अलग है, लेकिन प्रोसेस सबके क्या है, सेम ही है। ठीक है, अगर मेरे पास झूमिंग की खेती कहाँ पे हो, तो उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा मैक्सिको, रोका की बात करेंगे ब्राजील में, और लदांग की बात करेंगे कहाँ पे होगा, मलेशिया में होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। फिर बोल रहा हूँ, लदांग मलेशिया में, रोका की बात करेंगे ब्राजील में, मिल्पा की बात करें मैक्सिको में, और झूमिंग की बात करेंगे उत्तर पूर्वी भारत में। सारे को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? कर्तन एवं दहन। ठीक है, स्लैश एजबॉल। बॉन। किसके द्वारा की जाती है? जनजातीय समुदाय के द्वारा, आदिम समुदाय के द्वारा मुख्यतः की जाती है खेती। ठीक है, तो क्यों की जाती है? क्योंकि उनको तो भाई साहब खाद बीज ये सब तो आएगा नहीं, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं, उसके बाद वहां का जो भूमि को मतलब क्या करते हैं, सरपट करके उसमें जला देते हैं। पेड़ जो कटा हुआ रहता है, जो भी रहता है, उसको जला देते हैं और उसको भूमि में मिला देते हैं, जिससे ह्यूमस की मात्रा भूमि में खुद ब खुद मिल जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, तो उसके बाद मतलब क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वाणिज्य कृषि के संदर्भ में सही है? वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा होता है। ठीक है, वाणिज्य कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं वाणिज्यिक अनाज मतलब शामिल है। सारे के सारे सही है। ठीक है, सबसे पहले वाणिज्य, अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा होता है। वाणिज्य कृषि में अनाज कृषि, ठीक है, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल है।
इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र पे अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब बोलेंगे रोप वाणिज्य कृषि में क्या क्या आ जाएगा, तो जैसे चाय उगाते हैं, कहवा उगाते हैं, ठीक है, तंबाकू उगाते हैं, ये सब के सब वाणिज्य कृषि में आएगा। मिश्रित कृषि में क्या होता है, भूमि के एक विशेष टुकड़े पे कई प्रकार का फसल एक साथ किया जाता है, उसको मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में आप खेत में जाएंगे, अभी आप जाएंगे, अगर गांव से कोई आदमी जाता है तो किसी खेत में जाए तो अभी आपको आलू लगा हुआ मिलेगा। आलू के जगह पे आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, तो साथ में आपको मिल जाएगा, टमाटर। गोभी मिल जाएगा, ठीक है, गोभी के बगल में टमाटर मिल जाएगा। और खेत अगर मान लीजिए ऐसा होगा, ऐसे किनारे किनारा होगा, तो चारों तरफ देखिएगा आपको सरसों मिलेगा, ठीक सरसों। है। ध्यान में रखें, बगल में आपको देखिएगा तो हो सकता है वहां पे आपको क्या बोलते हैं उसको, लहसुन मिल जाए, ठीक है, ध्यान में रखेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जब एक ही भूमि पर कई प्रकार की फसल की जाती है, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान में रखिए, क्या बोला जाता है उसको, मिश्रित मिश्रित खेती। बोलते हैं। अब ध्यान में रखा जाए तो मिश्रित फसल में वैसे फसल को किया जा सकता है, ऐसा नहीं किसी भी फसल को कर देंगे। और धान के साथ अगर लगा देंगे इसको तो दिक्कत हो जाएगा। डिपेंड रखा जाता है, मतलब समानता होनी चाहिए फसल में, ठीक है। ऐसा नहीं से एक फसल का हाइट हो रहा है 10 फीट हो रहा है, 5 फीट हो रहा है, एक फसल का हाइट मतलब है से एक, मतलब क्या, सेंटीमीटर में है कुछ, तो वैसे में उस फसल कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान में रखता है। मिश्रित खेती की बात करेंगे, वाणिज्य का रोपण की, रोपण फसल में क्या होता है, रोपण फसल में होता है देखिएगा, भूमि के एक विशेष टुकड़े पे पहले बीज डाली जाती है, ठीक है, फिर पौधा जब धीरे धीरे हो जाता है तो फिर वहां से उसको निकाला जाता है और उसको एक विशेष डिस्टेंस में जाके खेत में लगाया जाता है। जब तंबाकू का खेती आप लोगों ने देखा होगा, धान भी रोपण में आता है, ठीक है, धान भी की बात करेंगे, एक तरह से रोपण खेती का एग्जाम्पल है। धान का डायरेक्ट खेत में नहीं डालते हैं, धान के बीज को एक विशेष जगह पे उसको तैयार करते हैं, और फिर जब धान का बीज जब तैयार हो जाता है फिर वहां से उसको निकालते हैं, फिर जाके उसको खेत में जाके रोपते हैं। अब चलेंगे, इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में इस प्रकार की प्रमुख खेती की जाती है। तो क्या बोला है, इसमें क्या उगाया जाता है, गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे होगा ये, तो निर्वाह खेती में आ जाना चाहिए, नहीं, नहीं, उत्तर अमेरिका मक्का वाणिज्यिक, सॉरी, वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक होगा। निर्वाह होना चाहिए। देखते क्या आंसर लिया, वाणिज्यिक लिया, ठीक है। वाणिज्यिक अनाज कृषि की फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें उत्तर अमेरिका के, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में इस प्रकार की खेती का प्रमुख स्थान है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, रोपण कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक ही है। इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस शीतोष्ण कटिबंधीय में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ज्यादातर रोपण कृषि आई थिंक पाया जाता है, देखेंगे कहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, शीतोष्ण। शीतोष्ण नहीं, उष्ण नहीं। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, ठीक है। तो परिवहन जाले के परिवहन विकास की जाल। अनिवार्यता नहीं होती है, ठीक है, मतलब होती है, ठीक है, ध्यान रखते, गलत कौन सा, तो यही गलत होती है। है। शीतोष्ण कटिबंधीय की जगह पर दूसरा। उष्ण कटिबंधीय होगा, ठीक है, मतलब केवल दो गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। रोपण कृषि के अंतर्गत क्या क्या आएगा, चाय, कहवा, काजू, रबर, केला और कपास की फसलें उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। इस कृषि के उत्पाद की प्रसंस्करण खेतों में ही निकट की कारखानों में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार की कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, ठीक है, अनिवार्यता होती है, ठीक है, क्योंकि मतलब कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, खेतों में पहुंचाना पड़ेगा ना, खेत में, सॉरी, कारखाना में पहुंचाना पड़ेगा, तो इसलिए अनिवार्य होती है। किस प्रकार की कृषि में, ठीक है, भूमि का उपयोग भोजन के चारे की फसलें उगाने के पशुपालन के लिए किया जाता है, उसको मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने में की जाती है, तो उसको मिश्रित खेती बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है, तो ध्यान रखें, यूरोप के पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। धान की कृषि से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। यह उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। कल्याण सोना, सोनालिका, ये पूछता है, कल्याण गेहूं का सोना, है ये। सोनालिका, रास, गेहूं का तीसरे अर्जुन आदि चावल की प्रमुख किस्में। कल्याण सोना तो चावल का नहीं है ना। ये सोनालिका नहीं था। गेहूं गेहूं का ओस, सोनालिका है। शरदकालीन, अमन शीतकालीन में, बोरो ग्रीष्मकालीन, पश्चिम ये बंगाल में सही है। उत्पादित चावल की 3 किस्में हैं। ये सही है, और सामान दे रहे हैं। ये भी सही लग रहा है, केवल सी गलत लग रहा है, देखते हैं क्या, गलत पूछ रहा था ना। हम्म।
असत्य है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। ये ओस जो होता है ना शीतकालीन में अमन की बात करें, सॉरी ओस शरतकालीन में, अमन शीतकालीन में, बोरो की बात की ग्रीष्मकालीन में। पूरे देश में पश्चिम बंगाल में उत्पादित, हाँ ठीक है, जरूर। चावल की 3 फसलें हैं, ठीक है। हम्म, ये कल्याण सोनालिका है, राष्ट्रीय सतत अर्जुन आदि गेहूं की किस्में हैं। जमुना, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, माही, सुगंधा, बाला, रत्ना, ये सारे के सारे मतलब क्या किसकी किस्म है, तो ये सारे के सारे किसके हैं, चावल। चावल की है, ठीक है। ध्यान चावल। में रखेंगे। भागलपुरी कतरनी किसकी है, भागलपुरी कतरनी, इनको ये जीआई टैग टैग मिला है, चावल है ठीक है। चावल। मरचा किसकी किस्म है, मरचा, मरचा राइस राइस है ये। मरचा राइस का, ठीक है। ध्यान में सबके सब चावल का किस्म, दोनों बिहार का है, इसको जीआई टैग मिला। कौन सा चंपारण, पश्चिमी चावल है या भी है। पूर्वी है, पश्चिमी पश्चिमी। पश्चिम पश्चिमी चंपारण। चंपारण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो दोमट मृदा, ठीक है। ध्यान में रखें क्या है, दोमट मृदा, ठीक है। ये राइट। आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर। कॉफी के कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसके लिए गर्म, सही है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसकी लेटेराइट कृषि के सॉइल लिए चाहिए। सुअप इसके कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है, ठीक है। इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, तो ये गलत है। समतल मैदान नहीं पहाड़ी चाहिए, वाली। ठीक है। ध्यान में कहाँ पे होता है, तो पहाड़ी इलाकों में आराम से आपको पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। अब ब्राजील कॉफी का अग्रणी देश है, तो भारत में अगर बात करेंगे तो कर्नाटक, बाबा ठीक है। बुदन। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉफी कहाँ पे उगाई गई थी, बाबा बुदन पहाड़ी यमुना पे आई थिंक, बुदन है। बाबा बुदन पहाड़ी पे उगाई गई थी सबसे पहले कॉफी, ब्राजील से लाके पौधा लगाया गया था। आगे चलेंगे तो सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं, सुनहरा रेशा पटसन को बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ठीक है। इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, वाइट ठीक है। गोल्ड। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी देश हैं, ठीक है। आजादी जब भारत जब आजाद हुआ ना, तो बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो गई, क्योंकि हम लोग जूट के उत्पादन में ना अग्रणी थे, लेकिन जूट का सारा फैक्ट्री जो था पश्चिम बंगाल में रह गया था, और सारा जो क्षेत्र जो था जहाँ कच्चा माल जो आता था यहाँ पे चला गया था, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में चला गया था। तो बहुत दिन लग गए थे इसको फिर डेवलपिंग फेज में आने के लिए। चाय की कृषि के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। चाय का कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए वर्ष भर, ठीक है, समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च वर्षा तो मेरे हिसाब से नहीं होती होता है है इसमें, लिखा है। है, उच्च होती वर्षा है। होती है। अच्छा, डी गलत, दूसरा गलत नहीं है, ठीक है। चाय की कृषि के लिए लैटेराइट मृदा और मंड ढाल की आवश्यकता होती है, सही है, ठीक है। दूसरा वही बारिश वाला गलत है। हाँ तो ये नहीं होता है ना। अच्छा ठीक, तो मैंने लगे लगा था पहला सही किया था, दूसरा गलत किया था, 1 और 3 सही है। उच्च वर्षा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। कैसा वर्षा चाहिए होता है, तो एकदम देखेंगे ना जिसमें नहीं होता है ओस वाला, एकदम होता है जिसमें पानी हल्का हल्का गिरते रहता है, एकदम कुहरा टाइप का, उस तरह का मौसम इसके लिए चाहिए होता है, ठीक है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंड ढाल की आवश्यकता होती है। इसकी कोमल पत्तियां वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु वर्ष भर, ठीक है, समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। अब चलेंगे 5वां चैप्टर जो हमारा क्या उद्योग से है। प्राथमिक उद्योग किसे कहते हैं, जो कृषि पे आधारित, सॉरी सॉरी, जो खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक खनिज उद्योग होता आधारित। है, ठीक है। इसमें देखें खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन उद्योगों के, ठीक है, उत्पाद अन्य उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको प्राथमिक उद्योग कहते हैं। खनिज आधारित उद्योग को क्या बोला जाता है, प्राथमिक उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करता है, तो सारे के सारे, नहीं है। कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, भूमि। सबसे पहली बात, जो भी हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री क्षेत्र लगे कहाँ पे लगे, वैसे जगह पे लगे जहाँ भूमि। परिवहन की सुविधा कहाँ पे थी, समुद्र के किनारे, सर कल ठीक है। एनसीईआरटी का क्लास जो बच गया था टॉपिक वही पढ़ा रहे हैं कि कुछ दूसरा पढ़ा रहे हैं? नहीं, लेसन 8 शुरू किए थे, उसको छोड़े हैं, उसको करवा देंगे। समुद्र, अच्छा। नदी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डेनिश आई, पुर्तगीज आई, कहाँ पे लगाया उन्होंने फटका, सबसे पहले देखेंगे। किसी ने सूरत में लगाया, किसी ने कोच्चि में लगाया, किसी ने बात करेंगे मसूलीपट्टनम में लगाई। सब कौन सा जगह था वो आपको देखेंगे तो समुद्र के किनारे था। तो मतलब उनको परिवहन बहुत बड़ा मैटर करता है। उसके बाद कच्चे माल की उपलब्धता, अगर मान लीजिए कच्चे माल बिहार के किसी जिला में बनता है, फैक्ट्री जाके मान लो कर्नाटक में लगा देंगे, तो उसकी जो माल जब तैयार होगी ना, तो उसका कीमत बहुत ही ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कच्चे माल की उपलब्धता जहाँ पे होगी वह कारखाना वहीं पे आपको लगेगा, ठीक है।
दूसरी बात, कारखाना से जो सामान जो बिका बेचेंगे कहाँ पे, ये भी मैटर करता है। उसके लिए बाजार, भूमि, ये सारे के सारे चीज जो होता है ये क्या करते हैं, कीमत को भी प्रभावित करती है और उद्योग की अवस्थिति को भी निर्धारित करता है। ठीक है। श्रम पूंजी भी एक मैटर है। श्रम पूंजी क्यों मैटर है, आप देखेंगे चाइना में इतना अधिक इंडस्ट्री क्यों डेवलप कर गया, वहां पे बस श्रम को बहुत अधिक सस्ता रखा गया। ठीक है, श्रम को बहुत अधिक सस्ता रखा गया, प्लस टेक्निकल रखा गया, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां जो थी सस्ते लेबर की खोज में मतलब चाइना में जाके अपना इंडस्ट्री डाल दी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो श्रम भी एक बहुत बड़ा मैटर है। अब चलेंगे, ठीक है, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना की बात करेंगे, दिसंबर 1984 में हुआ था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का नाम था एम आई सी। ठीक है, एम आई सी नामक गैस का जो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस गैस से मतलब, ठीक है, ये 12:30 बजे मतलब ये घटना शुरू होता है और लगभग इसमें कितने लोग मारे जाते हैं, तो लगभग इसमें इसमें लगभग चार की दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक डाटा के आसपास है 4 से 5 हजार लोग इसमें मारे जाते हैं। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़े मतलब एक औद्योगिक घटना में से एक मतलब महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, एमआईसी गैस का रिसाइवर, जिनको मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। यूनियन कार्बाइड की बात करेंगे, अमेरिकन कंपनी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या बनाती थी, तो पेस्टिसाइड बनाती थी। क्या बनाती थी, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है, तो खेती में जो कीड़ा मकोड़ा जो होता है ना, उसको मारने के लिए मतलब इसका रसायन का उपयोग होता है, जिसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इससे बहुत सारे इंसान मतलब मारे गए। ठीक है, एक वेब सीरीज है, ठीक है, जिसका नाम है रेलवे मैन। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा से उस घटना को दिखाया है, रेलवे मैन। देखना होगा तो देख सकते हैं, अच्छा बनाया होगा, नेटफ्लिक्स पे है, ऐसे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, संयुक्त क्षेत्रों में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों के व्यक्तिगत समूह के लिए द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, संयुक्त क्षेत्र की बात करेंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर होता है ना, तो ये पूरी तरह से सरकारी होता है, न पूरी तरह से मतलब प्राइवेट होता है। पब्लिक सेक्टर में क्या हो गया, तो पब्लिक सेक्टर में जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, सेल, तो पब्लिक सेक्टर का कंपनी, गवर्नमेंट का भी इस पर अधिकार है, पब्लिक का भी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शेयर भी मिलेगा इस सबका, एनटीपीसी का शेयर का मिलेगा, इसलिए पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है। जब मार्केट में अगर कंपनी लिस्ट हो गई तो शेयर खरीदेगी तो पब्लिक का पैसा लगेगा ना। सरकार बोला से नहीं, 40% शेयर हम रखेंगे, 60% शेयर को क्या करो, निफ्टी पे लिस्ट करवा दो, 60% शेयर को पब्लिक खरीद लिया। ठीक है, तो ये कंपनी पब्लिक सेक्टर की पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी की बात करें, बहुत सारा कंपनी जो होता है पूर्ण रूप से सरकारी भी होता है, जैसे रेलवे। हालांकि अब इसमें भी प्राइवेटीकरण देखने को मिल रहा है, सरकारी कंपनी है। ठीक है, इसका शेयर मार्केट में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। पूरी के पास शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। एक होता है प्राइवेट कंपनी होता है, इसका शेयर मार्केट में तो लाइक मिलता है पूरी तरह से, मतलब क्या होता है, मतलब क्या करूँ, एक सरकारी प्राइवेट था। ऑनर के द्वारा ऑन किया जाता है। ठीक है, ऐसे कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो एक पीपीएल होता है, पब्लिक पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पीप सॉरी पीपीएल नहीं होता, पार्टनरशिप पीपीपी पीपीपी। होता है। ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर भी चलता है बहुत सारी कंपनियां। ठीक है, ये क्या है, इसका एक सही है केवल। अब चलेंगे, निम्नलिखित में से किस उद्योगों का सनराइज उद्योग कहते हैं। सनराइज उद्योग में वैसे उद्योग आते हैं जिनका भविष्य में डेवलप होना बाकी है। ठीक है, जहाँ पे एक आ जाएगा, दो आएगा, तीन होगा। ऑटोमोबाइल उद्योग डेवलपिंग फेज बहुत हो चुका है, ये नहीं होगा। ऑटोमोबाइल्स उद्योग भविष्य में क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों डाउन हो जाएगा, तो इसके जगह पे लोग वैसे ऑटोमोबाइल्स का उपयोग करेंगे जो कि मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा। बैटरी से चलने वाला गाड़ी हो जाएगा, बिजली से चलने वाला कुछ कुछ ऐसा हो जाता है, ये कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। बाकी चिकित्सा डेवलपिंग फेज में, अभी सूचना प्रौद्योगिकी खूब डेवलप करेगा आगे चल के। शिक्षा से संबंधित रही, सबके सब मतलब क्या है, ये मतलब भविष्य में खूब डेवलप करेगा। डेवलपिंग ठीक है, नई सनराइज उद्योग। इंडस्ट्री कई बार एग्जाम में पूछा गया, सनराइज इंडस्ट्री जो होता है वो अभी केवल डेवलपिंग फेज में है, भविष्य में बहुत ज्यादा डेवलप करने की संभावना उसको बाकी है। अब बाकी जो ये सब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री होगा, ये सब मतलब क्या करेगा, डाउन होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये बढ़ेगा नहीं आगे। लौ इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किसे किया जाता है, तो कच्चे माल के रूप में लौ लोहायस को करते हैं, सारा का होता है। ठीक है, कोयला। लौ में क्या होता है, हेमेटाइट का होता है ना, और बॉक्साइट हेमेटाइट। का नहीं करते, वो एल्युमिनियम में होगा ना। अरे बॉक्साइट नहीं होगा। बॉक्साइट। ठीक है, हेमेटाइट का उपयोग करते हैं, लास्ट में चूना पत्थर के करते, कोयला का करते हैं। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, जो उद्योग में ना बॉक्साइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। जमशेदपुर आपको झारखंड में है, बानपुर की बात करें पश्चिम बंगाल में है, भद्रावती की बात करें भद्रावती कर्नाटक में है, कर्नाटक। सालेम की बात करें तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सबके सब मतलब इस्पात उत्पादक के लिए क्षेत्र है। बर्नपुर बंगाल। ठीक है।
उड़ीसा में राउरकेला है। सर आपका तो छत्तीसगढ़ में देखना आपको क्या मिलेगा? दुर्गापुर, आवाज बहुत छत्तीसगढ़ में स्लो आपको आ रही भिलाई मिल बलिया, जाएगा। ठीक है। भिलाई। भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में आ जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। तमिलनाडु सलीम में है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, आसनसोल, बानपुर आएंगे। जमशेदपुर बोकारो की बात करें कहाँ पे आएगा? झारखंड में आएगा। सलीम तमिलनाडु में है ना, आप बोल रहे तमिलनाडु सलीम। तमिलनाडु में क्या होता सलीम। है उसका मतलब? नहीं बोल सकते बोकारो। तमिलनाडु सलेम, तमिलनाडु सलेम बोलने से क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, ये भी कंडीशन है, इसे आगे पीछे नहीं बोल सकते। टिस्को, तमिलनाडु के अंतर्गत सलेम ही है। झारखंड ठीक है, सारे के सारे किस लिए है? इस्पात कारखाना के लिए सारे के सारे जाने जाते हैं। ठीक है। स्टील ध्यान प्लांट रखिएगा, है। ये सब देखो, ये जो भी इस्पात कारखाने की सब जगह पे कोयला और मतलब क्या मिलेगा, एक तरह से आप देखेंगे तो रॉ कहीं ना कहीं से मटेरियल पास आपको में मिलेगा। रॉ मटेरियल भी आपको आसपास में ही आपको दिख जाएंगे। ठीक है, सब जगह आपको रॉ मटेरियल भी आपको दिखेंगे। झारखंड की बात करेंगे तो कोयला झरिया वगैरह सब मिल जाता है। ठीक है। झारखंड में छोटा नागपुर के आसपास से आपको इस्पात भी आपको मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी है, छत्तीसगढ़ में, सब जगह पे मिलेगा। सब रॉ मटेरियल के आसपास में फंसा हुआ है। टिस्को की बात करें, झारखंड में इसका स्थापना तो जमशेदजी जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा। 1907 में इसको स्थापित किया जाता है। हम्म, इसको लॉ कहाँ से प्राप्ति करता है? ठीक है, गुरु महिसानी से, बदाम पहाड़ी से, ये उड़ीसा में है। नोआ मुंडी नोवामुंडी सिंहभूम जिले सिंघम। में बोला है। कोयला की प्राप्ति झरिया में पश्चिमी बोकारो से हो जाती है। प्राकृतिक रेसे कौन है? सिल्क रेयन। रेयोन नहीं होगा, लियोन नहीं होगा, ऊन और सिल्क हो जाएगा। एक पर दो होगा। है, सब लिया कैसे एक दो प्राकृतिक तीन रेशम होगा? में। लाइनेन। सी रेयन नहीं होगा सिर्फ। हम्म। एक दो तीन। लिलन भी कहाँ से होता है? लीलन, लाइनेन। लाइलेन। रेयन को तो कृत्रिम रेशा बोलते हैं। ये तो गलत है। लिनन भी होता है प्राकृतिक। अच्छा, लिनन को भी लिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये भी मतलब मानव। वस्त्र। अच्छा, हम नाइलोन समझ रहे थे। नाइलोन, नायलॉन नहीं है, पॉलिस्टर, लाइनेन। एक्रेलिक। ठीक है, एक्रेलिक। रेयन जो होता है ना, उसे मानव निर्मित में रेशा में होता है। ठीक है। देश का प्रथम वस्त्र योग कहाँ पे लगाया गया था? प्रथम वस्त्र मुंबई योग में। लगाया गया था मुंबई में। कहाँ पे? नहीं, मुंबई में लगाया गया था। ठीक है। हैं? कोलकाता में। कोलकाता में लगा था फिर, लेकिन फेल हो गया तो 1953 में मुंबई में ये तो वाला लगाया था। फेल हो गया था। फिर मुंबई में 1854 में हम्म, मुंबई में लगाया गया था। कलकत्ता में हाँ। आई थिंक 1813 में लगा, रिसरा 18 लेगा में में भी। लगा। तो फिर ये 18 में। रिसरा में लगाया गया था, लेकिन ये चला नहीं था। हम्म, 1818 में, सॉरी 1813 हम्म, लिख दिया था। 1818 में रिसरा में है। पोर्ट ग्लोस्टर, सॉरी। ठीक है, जो कि बंद हो गया। 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर की बात करें, अहमदाबाद को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। वैसे मूल रूप से मैनचेस्टर की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पे पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोलते हैं। ठीक है। मैनचेस्टर किस लिए जाना जाता है? कॉटन के लिए जाना, कॉटन वस्त्र के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। दक्कन के सिलिकॉन पठार पर पठार ठीक बेंगलोर है। नहीं आएगा ना। देश के सबसे बड़े सूचना पत्रों की नीति की घोषणा दक्कन कर्नाटक की राज्य सरकार ने की है। दक्कन के ये पठार में तो बेंगलोर शायद नहीं आता है, ये है आता तो है। दक्कन का पठारी है, मतलब कर्नाटक सब दक्कन ठीक का है, पठारी तो दक्कन। है। अच्छा अच्छा, बेंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। ठीक है, ये शहर भारत में मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी संता संता क्लारा घाटी का एक भाग है, जो जो अमेरिका। अमेरिका में, ठीक है, रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। देश की सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति 1992 में किसने किया था? कर्नाटक राज्य ने किया था। बात है मानव संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित है? स्थलाकृति बहुत मैटर करती है। नहीं करते हैं। स्थलाकृति जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, पठारी क्षेत्रों में, या फिर बात करेंगे तो, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या नहीं पाई जाती है। खनिज के आसपास इंडस्ट्री का चांसेस होता है, इसलिए जनसंख्या होती है। मृदा बहुत मैटर करता है। सांस्कृतिक कारण भी बहुत अधिक मैटर करता है। सामाजिक कारण तो करता है। सबके सब मतलब क्या करता है? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या का वितरण की स्थलाकृति के हिसाब से देंगे तो मैदानी भागों में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे जनसंख्या नहीं पाई जाएगी? तो पठारी भागों में। पठार में। ठीक है, पर्वतीय में। पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो रेगिस्तान में, यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक कम पाई जाती है। ठीक है, देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, वही सब बेसिक चीजें क्या बताओ इसमें। मृदा
कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करे। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगो, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ क्षेत्र में बसे हुए सघन जनसंख्या आपको देखने को। कोई भी सभ्यता जो विकसित हुई किसी न नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, दरगस फुरात सभ्यता, ठीक है, या फिर बात में मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जिसको जानते हैं। तो ये संस्कृति को विकसित करने के लिए नदी का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इसलिए भारतीय समाज में नदी को पूजा भी जाता है। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि को क्या बोलते हैं? तो किसी देश में जन्म एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जो होता है उसको प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान में, गलत बात है, ठीक है। जो लोग बाहरी देश से किसी नए देश में जाते हैं उत्तर प्रवासी कहलाते उल्टा हैं, दिया है। गलत है, ठीक है। जो लोग उल्टा बाहरी है। देश से किसी नए देश में जाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी, अप्रवासी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रवासी के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जो लोग एक देश अथवा देशों के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर प्रवासी वे लोग होते हैं। जो देश छोड़ते हैं अप्रवासी वे लोग होते हैं। जो देश में आते हैं, जो देश में आएंगे उसको अप्रवासी कहेंगे, जो देश छोड़ के जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? उत्तर प्रवासी, ठीक है। अब चलेंगे, आगे चलेंगे तो जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, बताइए। जनसंख्या पिरामिड, बताइए। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम है, में वृद्ध दिखाई 65 वर्ष से जाती है। अधिक। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की विधि है। यदि देश में केवल जन्म की दर ऊंची होगी तो जनसंख्या परिणाम ऊपर तीव्रता सकरा होगा। क्या है? एक निम्न कौन सा कथन सही? तो केवल एक सही है। किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि जो है जनसंख्या थी। इसमें गलत क्या क्या है? 15 वर्ष की जगह पे क्या होगा? 15 वर्ष से नीचे होगा, अब 65 वर्ष से अधिक होगा, ठीक है। 15 वर्ष से कम नहीं। जनसंख्या पिरामिड बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम। नीचे वाले भाग पे दिखाएगा और बूढ़े लोगों को ऊपर वाले भाग पे ऐसे अगर करेगा। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम, जो ऊपरी भाग में, गलत बात है, ये ऊपरी भाग नहीं होगा। नीचे भाग में। विडो की संख्या 65 वर्ष जो निचली भाग में दिखाई, ये गलत है, ठीक है। तो मतलब 15 वर्ष से मतलब होगा जिसको निचले भाग में दिखाया जाएगा, जन्म की स्तर को दर्शाती है, और ऊपर के आकार में वृद्धों की संख्या दिखाती है। अब बात करेंगे, यदि देश में जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता सकरा हो आंकड़ा जाते हैं, नहीं ठीक है। इस देश में जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उचित आधार पर चौड़ा होगा, ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ बात करेंगे तो आपका जो 8 क्लास का जो था पूरा खत्म हो गया। आपका 3 महाद्वीप बचा हुआ है। इसमें से कौन कौन महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप यूरोप, बचा हुआ एशिया। है, एशिया बचा ठीक है। है, एशिया बचा हुआ है, ठीक है। तो करना है।